जय हिंद। हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं आज, और कॉन्सेप्ट है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। कॉन्सेप्ट यह है कि फ्रांस की क्रांति में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी और उसमें समानता का अधिकार दिया गया था। तो क्या हर परिस्थितियों में समानता सही होती है? अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक शिक्षक है जो शायद एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते हैं, मेरे हिसाब से नाम गगन प्रताप सर है उनका। उन्होंने आरक्षण के ऊपर एक ट्वीट किया था, और वो जो ट्वीट किया था वो ट्वीट आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाया है, और ये ट्वीट करने के बाद में खूब सारे लोग इसका खुला समर्थन भी किया, खूब सारे लोगों ने, और खूब सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, खूब सारी गालियां भी दी गई इन सब। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि जो समर्थक है वो अपनी जगह सही है, और जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी जगह भी सही है। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहा, क्यों आरक्षण की जरूरत पड़ी होगी, और क्यों आज इसमें दिक्कत चल रही है। दोनों ही पक्ष को समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो में समझाने की प्रयास करूंगा। हालांकि ये विवादित मुद्दा रहता है, इस पर बोलते हैं तो भी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कई लोग इसके समर्थक होते हैं, कई लोग उसके विरोधी भी। पर मैं कोशिश करूंगा निष्पक्ष होकर इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर बात करूं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रांस की क्रांति में ले जाना चाहूंगा, इसी टॉपिक से, जो आज का कंटेम्पररी जो टॉपिक है उसी से मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा फ्रांस के घटनाक्रम पर। फ्रांस में समानता का अधिकार सब नागरिकों को दिया गया, लेकिन समानता का अधिकार मिलने के कुछ समय बाद ही किसान और मजदूर वर्ग को यह लगा कि उनको ठगा गया है मध्यम वर्ग के द्वारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समानता का अधिकार देने के बाद में ठगा कैसे जा सकता है? क्या समानता का अधिकार ठगेगा? ऐसा बिल्कुल सही है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से उनको ठगा गया। हमने बात की थी कि फ्रांस की क्रांति में, या उसकी क्रांति से पहले, फ्रांस के जो लोग थे मध्यम वर्ग के अलावा गरीब और जो किसान वर्ग के लोग थे वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब सबको समान अधिकार मिल गए हो तो समान अधिकारों में आगे वो निकलेगा जो पहले से पढ़े लिखे थे, जिनके पास में रिसोर्सेस थे। अब वो रिसोर्सेस पादरी वर्ग के लोगों के पास भी थे, सामंत वर्ग के लोगों के पास भी थे, और मध्यम वर्ग के पास भी थे। और मध्यम वर्ग के लोग तो पढ़े लिखे भी थे। पढ़े लिखे नहीं थे तो कौन नहीं थे? किसान और मजदूर वर्ग के लोग नहीं थे। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए एक 10 साल के बच्चे को एक 25 साल के जवान के साथ में रेस करवाई जाए कि समानता का अधिकार है दोनों को, खुले दौड़िए आप, देखिए कौन जीतता है। आप समझ रहे होंगे इस रेस में कौन जीतेगा। या एक विकलांग व्यक्ति को दौड़ाया जाए और एक स्वस्थ व्यक्ति को दौड़ाया जाए और कहे कि आपको समान अधिकार मिले हुए हैं, एक समान टाइम मिला हुआ है, एक समान दूरी मिली हुई है और समानता का अधिकार है, और दौड़िए आप, और आप जानते हो उसमें भी कौन जीतेगा। तो सवाल यही था कि समानता स्थापित करने के लिए समानता को स्थापित करने के प्रयास भी करने होते हैं। तो फ्रांस की क्रांति की बात करें तो समानता के अधिकार देने के बाद भी लोगों को लगा कि उनके साथ में जरूर अन्याय हुआ है। इसी चीज को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, भारतीय संविधान बन रहा था, तो उसको ध्यान में रखा गया। स्पेशली उन लोगों को, शुरू में उन लोगों को आरक्षण दिया गया जिसे हम लोग एसटी और एससी कहते हैं। एसटी के लोगों को इसलिए आरक्षण दिया गया था क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो लोग पहले जंगलों में रहा करते थे, उन लोगों को आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि उनका हमारे जो मैदानों में रहने वाले लोगों के साथ में उतने कनेक्शंस नहीं थे। उनका पूरा जीवन जंगलों पर आश्रित था। उनके जंगल जब छीन लिए गए हो तो वो अपने घरों से निकाले जा चुके थे। अब उन लोगों को, वही बात है, यदि मैदानी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ में एक साथ दौड़ाया जाए तो वो अवश्य ही उसमें नहीं जीत पाएंगे। तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए एक अलग से कैटेगरी डिसाइड की गई
और वो थी एसटी। इसी प्रकार से एससी, हमने सुना है कि एससी वालों को, दलित वर्ग को, विचारों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिलते थे। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करेंगे, सर भीमराव अंबेडकर जी की भी तो पढ़े थे, लेकिन सब लोगों को या सब लोगों के ऊपर भीमराव अंबेडकर जी वाली स्थितियां लागू नहीं कर सकते हम लोग। बहुत कम लोग थे दलित वर्ग से जो लोग बेचारे पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और अब आजादी के बाद में हम लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार मिल गया है। जो लोग जिनके पास में गरीबी में जी रहे हो, जो जिनके घर वाले पहले से पढ़े लिखे नहीं है, और एक दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास में संसाधन भी है, उनको वो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये समानता वास्तव में एक अन्याय से कम नहीं हो सकती थी। इसलिए एक और कैटेगरी का निर्धारण किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, एससी। बाद में ये लगा सरकारों को कि कुछ और लोग रह गए हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है, और उसके बाद में एक और जो क्लासिफाई किया गया या एक और जो आरक्षण जिस श्रेणी को दिया गया था वो थी ओबीसी। हालांकि मैं ना आरक्षण का समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, हाँ कुछ सुधारों की गुंजाइश अवश्य है। अब आरक्षण में दिक्कत यह है, स्पेशली एसटी और एससी वाले में, कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर पहले नौकरी प्राप्त कर ली है या जो बड़े पदों पर जा चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं, वो आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए। उन परिवारों के बच्चों को मिलना चाहिए या जो अभी तक भी मुख्य धारा से बाहर है। या इसमें सुधार होना चाहिए कि एससी या एसटी का कोई कैंडिडेट मान लीजिए अच्छे पद पर चला गया है तो उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा केस हमने देखा था टीना डाबी वाले केस में कि उसके मम्मी पापा दोनों बहुत समर्थ थे और उसने आरक्षित श्रेणी से आईएएस में सिलेक्शन लिया। तो ये एक थोड़ी सी बेड़िया बनती जा रही है जिस चीज में सुधार होना चाहिए। और यदि कोई जनरल कैटेगरी का भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है तो उसको भी उस चीज का फायदा होना चाहिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो किया कि 50% महिला आरक्षण दिया है प्राइमरी एजुकेशन में, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। लेकिन आजकल जो गगन प्रताप की हम बात कर रहे हैं, गगन प्रताप सर की जो हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस पर ट्वीट किया था, मैं इस ट्वीट पर यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं व्यंग्य करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जिस भाषा या जिस मर्यादा का ध्यान रखना था वो ध्यान उन्होंने नहीं रखा। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो गगन प्रताप सर हो सकता है ये खुद भी सरकारों की नीतियों से फ्रस्ट्रेट हो। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि आजकल आरक्षण का मुद्दा वोट बैंक का मुद्दा बन चुका है। हर सरकार ये चाहती है कि वो किसी भी कास्ट को या किसी समुदाय को अपने फेवर में करने के लिए आरक्षण का लाभ देने की कोशिश करती है। ये अवश्य ही उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाला काम हो जाएगा जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। तो आरक्षण यहां पर गलत भी होता है। जैसा कि शुरू में ऐसा किया भी गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षित श्रेणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल 50% को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इन चीजों पर लगाम होनी चाहिए। आरक्षण अपनी जगह सही है, जो जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है और आज की सरकारें जिस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लोग आज के नेता जिस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, उन नेताओं के हिसाब से ऐसा लगता है कि इसके जरिए ये अपना वोट बैंक साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ईमानदारी से कहें तो जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन इसका केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो प्रयोग हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम शायद भारत को भुगतने भी होंगे। तो गगन प्रताप सर हो सकता है अपनी जगह सही हो सकता है वो सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर ऐसा लिख रहे हो, और हो सकता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। इसलिए मैं ना इनके इस ट्वीट का समर्थन करता हूं ना विरोध कर रहा हूं ज्यादा। बाकी मेरा उद्देश्य केवल इतना सा था कि वास्तव में समानता तक लाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। वो प्रयास सभी गवर्नमेंट्स को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हो, इन सबको ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। हाल ही में और भी जैसे आपने देखे थे कि अपने यहाँ पर किस प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। कई लोगों ने तो यह तक दावा किया था
कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा या आरक्षण को हटा दिया जाएगा, तो मैं कहता हूं कोई भी सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, कम नहीं कर पाएगी, समाप्त करने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा था, थोड़ा सा लगा कि इस पर थोड़ी डिस्कस होना चाहिए, तो मेरे विचार मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। हो सकता है मेरे विचार आप लोगों के लिए मान्य नहीं हो सकता है आपके विचार थोड़े अन्य अलग हो, भिन्न हो, वो भी आपके स्वीकार्य होंगे। थैंक यू।